Hey everyone, so my name is Nishit and you are watching Code Help Flutter Development Series। तो यार इस वीडियो से हम एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो होने वाला है इस सीरीज का 4th प्रोजेक्ट। तो देखो यार बेसिक वाली चीज़ें हम सारी कर चुके हैं। तो यार ये वाला जो प्रोजेक्ट होने वाला है ये एक एवरेज प्रोजेक्ट है और ये किसी ऐप का क्लोन है। किस चीज़ का क्लोन है अभी बताता हूँ, चलो एक बार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यार कुछ भी डिस्कस करने से पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि इस प्रोजेक्ट में हमारी वो सारी चीज़ें यूज़ हो जाएंगी जो अभी तक हम बेसिक्स पढ़ते हुए आए हैं, चाहे वो कंस्ट्रक्टर्स हो, लिस्ट हो, मैप हो या कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो, सारी ही चीज़ें यूज़ होने वाली हैं। तो देखो हमने क्या किया हुआ है, हमने ये प्लेलिस्ट जो अपने यूट्यूब चैनल पर बनी हुई है इसमें अभी तक सारे बेसिक्स कवर कर लिए हैं। तो अब हम जो ऐप बनाने वाले हैं वो एक इंटरेक्टिव ऐप है, तो उसे बनाने के बाद मज़ा भी आने वाला है और वो देखने में भी ऐप अच्छी है जिससे अपने को सेटिस्फेक्शन मिलेगी कि हाँ अपन ने कुछ किया है। तो ये वाला वो प्रोजेक्ट है जिसे हम बनाने वाले हैं। ये आप सर्च कर सकते हो, मीडियम के अंदर ये आर्टिकल पड़ा हुआ है, UI चैलेंज पियानो टाइल्स इन फ्लटर। इस तरह के गेम्स प्ले स्टोर में भी अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोग बनाते रहते हैं। तो ये जो है ये एक पियानो टाइल गेम का क्लोन ऐप बनाई गई है। ये कुछ इस तरह से दिखता है। तो ये जो स्क्रीनशॉट डला हुआ है ये है उस ओरिजिनल ऐप का जो कि प्ले स्टोर में है और इसी का क्लोन इस पूरे आर्टिकल में बनाना बताया हुआ है। तो यार अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ गई कि जो चीज़ यहाँ पर पहले ही आर्टिकल बना हुआ है हम उसी ऐप को दोबारा बना रहे हैं। तो यार देखो मैं जानता हूँ कि हम लोगों को कितनी दिक्कत हुई है सेटअप से लेकर के अभी तक आने में, सारे कोर्स को फॉलो करने में, लेकिन मैं एक चीज़ ये भी जानता हूँ कि जितने भी लोग इस कोर्स को फॉलो कर रहे हैं वो सारे के सारे हाई पिकअप वाले लोग हैं। तो इस प्रोजेक्ट को लेकर के मेरा इंटेंशन सिर्फ इतना ही है कि आपको समझ में आएगा कि जो चीज़ हम देखते हैं, विजुअली देखते हैं, उसको बनाने के पीछे कैसा लॉजिक लगता है। अब देखो यार आर्टिकल में तो एक तरह से समझा दिया गया है आपको कि ऐसे ऐसे करना है, पहले ये स्टेप बनानी है, पहले ये स्टेप बनानी है। तो ये बहुत ही ब्रीफली डिस्कस्ड है, लेकिन फिर भी जैसे मैं समझता हूँ मैं आपको उस तरह से बताता हूँ। काम सेम ही होना है, कोड सेम ही होना है, लेकिन मैं आपको दूसरी तरह से बताऊँगा कि आप अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव है और उसके बाद कैसे कैसे आप लॉजिक इम्प्लीमेंट करोगे, तो मैं उस तरह से बताने वाला हूँ। उसके लिए मैंने एक PPT प्रिपेयर करके रखी। तो अब इस वीडियो के बाद आपके पास 2 रिसोर्सेज होंगे एक ही चीज़ को समझने के लिए। आप यहाँ पर जा करके ये आर्टिकल भी पढ़ सकते हो और आप इस वीडियो को देखकर भी समझ सकते हो। तो आपके पास 2 अप्रोच हो जाएंगी। वैसे तो ये चीज़ बेस्ट है कि आपको किसी भी आर्टिकल में जैसे जैसे बताया गया उस फ्लो को अपने तरह से कोड में इम्प्लीमेंट करना आ जाए, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन अभी मैं मानता हूँ कि अगर आप बिगिनर लेवल से आ रहे हो तो आप उतना नहीं कर पाओगे। तो उसके लिए बीच में जो गैप बचता है आइडिया से इम्प्लीमेंटेशन के बीच का, वो चीज़ मैंने ख़त्म करने की कोशिश करी है। तो अगर आपको ये चीज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं समझ में आती है तो आप इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो, फिर उसके बाद आप जब इसे पढ़ोगे तो आपके लिए और भी ज़्यादा इजी हो जाएगा। अब इसका कोड भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा। पियानो गेम फ्लटर नाम की ये जो रिपोजिटरी है इसके अंदर आपको कोड मिल जाएगा। आप इसको यहाँ से क्लोन कर सकते हो। क्लोन करने के बाद भी एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा आपको, वो मैं वीडियो के आखिरी में बताऊंगा। वो सिर्फ इसी प्रोजेक्ट पे एप्लीकेबल नहीं, आप कोई भी फ्लटर का प्रोजेक्ट गिटहब से क्लोन करते हो तो उसके बाद वो प्रोसेस ज़रूरी है। तो ये मैंने प्रिपेयर करके रखा है। इसमें देखो हमारे आउटकम्स क्या क्या होंगे, हमें पता चल जाएगा कंस्ट्रक्टर्स का यूज़ कैसे करना है, इनम्स का यूज़ कैसे करना है, एनिमेशन का यूज़ कैसे करना है और म्यूज़िक को कैसे लगाना है अपनी ऐप में। और बड़े प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करने के लिए रीफैक्टरिंग सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इस चीज़ पे हम ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। ये जस्ट एक डमी बना रखा है, ओरिजिनल ऐप तो आपने अभी देखी ही थी। इस तरह की कुछ हमारी ऐप दिखेगी फाइनल में। अब हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको ब्रेक करना। तो अगर हम इसको ब्रेक करेंगे तो इसमें हमें साफ साफ पता है कि पीछे एक अलग लेयर है, आगे एक अलग लेयर है। ऑरेंज में ये मैंने दिखाया हुआ आगे वाली अपनी लेयर और ये ग्रीन जो है ये पीछे वाला बैकग्राउंड है। तो ग्रीन की बजाय कोई भी इमेज इसमें हो सकती है। और ये जो इतना भी आगे हमको ऑरेंज में दिख रहा है ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है और ये एक लेयर है, यानी कि हम इसको एक स्टैक में रखने वाले हैं। तो स्टैक का जो पहला एलिमेंट होगा वो इमेज होगा और जो दूसरा एलिमेंट होगा वो आगे का जो कुछ भी हमें बनाना होगा उसको भी अभी देखते हैं कि कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। इतनी बात अभी समझ में आई है कि हमने इसको 2 टुकड़े में कर दिया है, एक आगे वाला एक पीछे वाला। तो पीछे वाला तो सिंपल इमेज ही है, वो तो हमें पता ही है। जब हम इसको ध्यान से देखते हैं तो हमें पता लगेगा कि यहाँ पे कुछ ऐसे टाइल्स चलेंगे। तो ये एक लाइन होगी, उसके बाद एक डिवाइडर होगा, फिर एक ये लाइन होगी, फिर डिवाइडर होगा, फिर लाइन। तो इस तरह से हमारा जो स्ट्रक्चर बनने वाला वो कुछ इस तरह का बनने वाला है।
सिर्फ फ्रंट की लेयर का, जो पीछे इमेज है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आगे आगे की हम बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होने वाला है, ये चिल्ड्रन बनेंगे एक रो के सारे, क्योंकि ये एक रो में सारे लगे हुए हैं। ठीक है, तो अब पहली चीज़ क्या है, ड्रॉ लाइन। ये यार देखो, कोई भी फंक्शन होगा जिसे हम अभी बनाएंगे, लेकिन हमें इतना पता है कि हमें ये फर्स्ट लाइन बनानी है जिसके अंदर कुछ भी एलिमेंट आएंगे, एनिमेशन होगा, जो भी होगा, तो एक लाइन हमें बनानी है। तो हमने फंक्शन का नाम दे दिया ड्रॉ लाइन। अभी फंक्शन बनाया नहीं है, सिर्फ नाम दे दिया और लाइन नंबर दे दिया 0। तो यहाँ पर हमने ये लाइन नंबर दे दिया इसको 0। अब 0 हमने क्यों दिया है, क्योंकि हम जितनी भी लाइन देंगे, जितनी भी लाइन हम बनाएंगे, हम एक ही कोड लिखेंगे और जो भी नंबर देके हम उसको कॉल करेंगे तो उसी लाइन की चीज़ें हमारे पास बन के आ जाएंगी। तो ये 0 होने वाला है, ये 1 होने वाला है, ये 2 होने वाला है और ये 3 होने वाला है। तो अब क्या होगा कि हमें इसमें म्यूज़िक भी प्ले करना है। हम क्या करेंगे कि जो लाइन 0 है उसका एक स्पेसिफिक म्यूज़िक रख देंगे, तो जितनी भी टाइल इसमें आएंगी वो सारी उसी म्यूज़िक से अटैच होंगी। तो लाइन 1 का भी अपना एक स्पेसिफिक म्यूज़िक होगा और लाइन 2 का भी अपना एक स्पेसिफिक म्यूज़िक होगा और लाइन 3 का भी अपना एक स्पेसिफिक म्यूज़िक होगा। और बीच में जो आप वाइट कलर का देख पा रहे हो, ये 3 डिवाइडर डाले हुए हैं, जो कि आपको यहाँ पर ये देखने को मिल जाएंगे। ये लाइन डिवाइडर है, ये लाइन डिवाइडर है और ये लाइन डिवाइडर है। तो ये चीज़ें यहाँ पर लाइन को डिवाइड करने के लिए जो हमें वाइट कलर की दिख रही हैं। अब इतना आपको क्लियर हो गया होगा। अब जरा हम आगे की लेयर को और पीछे की लेयर को एक साथ रखते हैं, फिर देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बना होगा। तो यहाँ पर देखो आप, ये एक स्टैक बना होगा, है ना। तो एक स्टैक के ऊपर हमने 2 चिल्ड्रन रखे होंगे। ये फिट वाली लाइन जो है, ये भी मैं अभी बताता हूँ फिट वाली लाइन ये क्या काम कर रही है। तो स्टैक के अंदर हमें चिल्ड्रन देने होते हैं। तो चिल्ड्रन हम कौन कौन से देंगे, एक तो ये पहला चिल्ड्रन होगा हमारा इमेजेस, तो यहाँ पर ये हमने इमेजेस दे रखा है। और दूसरा चिल्ड्रन होगा हमारा रो, क्योंकि हम जानते हैं अभी हमने पीछे वाली स्लाइड में ये बनाया हुआ है रो। तो ये रो विजेट ही है, ये पूरा का पूरा जो भी है। अब अंदर चाहे कितना भी काम हो रहा हो ऊपर से, तो ये रो विजेट ही है। और ये पीछे वाला एक बैकग्राउंड है, ये हमें पता है, ये एक सिंपल इमेज है। तो इन सबको हम जब लगा देंगे तो ये एक स्टैक के थ्रू हम लगाएंगे। पहला एलिमेंट जो होगा वो पीछे दिखेगा और दूसरा एलिमेंट होगा जो उसके आगे दिखेगा। इसी तरह से हम ज़्यादा एलिमेंट रखेंगे तो वो सबके आगे आते जाएंगे। अब क्या होगा कि पहले हमें इमेज दिखेगी बैकग्राउंड में, क्योंकि हमने पहले यहाँ पर इमेज डाला है चिल्ड्रन, और दूसरा चिल्ड्रन डाला हमने रो। तो दूसरी चीज़ जो हमें दिखेगी वो रो दिखेगी। अब रो के अंदर ही सारा काम होगा, इमेज हमारी वहीं पर पड़ी रहेगी, वो नहीं बदलेगी बार बार। तो अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो हमें इमेज लगाना आ गया, हमें रो बनाना आ गया और हमने इसको एक साथ लगा भी लिया। अगर नहीं बनाया तो अभी तक क्या है कि इसका जो लेआउट है इसको भी हमें तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़ने के लिए हमें दिख रहा है कि इसके अंदर 2 एलिमेंट हैं। जब हमने ये रो बनाई थी तो इसके अंदर 2 ही चीज़ें, एक तो ये फंक्शन है ड्रॉ लाइन और दूसरा ये फंक्शन है लाइन डिवाइडर। तो लाइन डिवाइडर यानी कि ये लाइन बना रहा है और ये जो ड्रॉ लाइन है इसी में सारा काम हो रहा है। इसको हम थोड़ी देर से देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि लाइन डिवाइडर को हमें कैसे बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ये हमारे पास लाइन डिवाइडर है और लाइन डिवाइडर में जो लाइन हमने डाली हुई है दिखाने के लिए वो कुछ भी नहीं है, वो एक सिंपल सा कंटेनर है जिसकी विड्थ रखी हमने सिर्फ 1 पिक्सल। तो ये सिर्फ इस तरह से पतली सी लाइन आपको दिखेगी। तो विड्थ इसकी 1 है और हाइट इसकी डबल डॉट इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्यों है? इन्फिनिटी का मतलब ये है कि जो भी पेरेंट विजेट होगा जिसके अंदर इस कंटेनर को रखा जाएगा उसकी जो हाइट होगी, जहाँ तक वो जा सकता होगा, वो पूरी की पूरी हाइट इसको मिलेगी। और कलर हमने दे दिया कलर डॉट वाइट। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, बस एक कंटेनर बनाना है। तो अब ये जो फ्रंट वाला पार्ट था इसमें हमने ये लाइन भी डाल दी है। तो लाइन का कोड तो हमारा सिमिलर है तीनों में ही, ये काम हो गया। अब हमें काम करना है ये वाली लाइंस बनाने में, यानी कि जो एनिमेट होनी है जिसके अंदर ये टाइल्स चलने हैं उसे हमें बनाने में थोड़ी सी मेहनत लगनी है। तो यार इसको और तोड़ देते हैं। सबसे पहले सबसे छोटी एक यूनिट देखते हैं, यानी कि एक सिंगल टाइल हम देखते हैं। तो टाइल कैसे बनेगा? तो देखो टाइल डिपेंड करेगा हमारा नोट पर। तो जब भी हम म्यूजिक की बात करते हैं तो उसमें जो भी ट्यून लिखी जाती है वो नोट्स के टर्म्स में लिखी जाती है। तो नोट हमने यहाँ पर एक कंस्ट्रक्टर बना दिया है और जिसमें कि हमने 3 प्रॉपर्टी रखी हुई है बस। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑर्डर नंबर, यानी कि जितने भी हमारे टाइल्स चलेंगे स्क्रीन पर उनका सबका एक इंडेक्स होगा, 0, 1, 2, 3। तो वो चीज़ हम यहाँ पर डालेंगे ऑर्डर नंबर पर, यानी कि इससे हमें पता चलेगा कि कौन सा टाइल है वो किस पोजीशन पर आना है।
और एक होगी प्रॉपर्टी लाइन। तो इससे हमें पता चलेगा कि जो हमारा टाइल है वो 0 1 2 3 4 लाइन्स है हमारे पास, 4 ट्रैक्स हैं हमारे पास, तो उसमें से उसे किस ट्रैक पर आना है, तो वो यहाँ पर आएगी लाइन में। और एक होगी हमारी स्टेट, ये एक इनम बनाया हुआ है हमने नीचे, इस कंस्ट्रक्टर के बाहर हमने एक इनम बनाया हुआ है, इनम नोट स्टेट। इनम देखो क्या होता है, इनम किसी भी चीज़ की अलग अलग स्टेट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। अब जैसे कि आप देखोगे जब भी कहीं पे कनेक्शन की बात होती है तो हम देखते हैं कनेक्शन स्टेट डॉट वेटिंग, कनेक्शन स्टेट डॉट एक्टिव, कनेक्शन स्टेट डॉट डन। तो हम जब कनेक्शन की स्टेट को अपने कोड में लिखते हैं या चेक करते हैं, तो जब हम डॉट लगा के एक्टिव, वेटिंग या डन को चेक करते हैं, वो एक तरह का इनम ही होता है। तो ये स्टेट्स सेट कर दी जाती हैं प्रोसेस के अकॉर्डिंग, तो इसलिए इनम का यूज़ होता है। इनम में क्या है, हमने एक क्लास की तरह से बिल्कुल इसको बनाया, इनम कीवर्ड के साथ में नाम दिया नोट स्टेट। अब नोट स्टेट नाम देने के लिए नाम हम कुछ भी दे सकते हैं। इसके अंदर हमने 3 प्रॉपर्टी रख दी है, रेडी, टैब एंड मिस्ड। अब ये जब रेडी होगा यानी कि स्क्रीन पे आने के लिए तैयार होगा, तो तब होगी नोट स्टेट डॉट रेडी। और जब हम उस पर टैप कर देंगे, तो जैसे ही टैप होगा तो ऑन टैप प्रॉपर्टी में हम ये फंक्शन में लगाएंगे उस नोट को नोट स्टेट डॉट टैप कर दो, यानी कि उसकी स्टेट बदल दो। और जब हम उसे मिस कर देंगे, वो स्क्रीन के बाहर जाने लगेगा, तो हम उसकी प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे नोट स्टेट डॉट मिस्ड। तो यार प्रॉपर्टी चेंज करने का क्या मतलब है, यहाँ पर हमारे पास 3 स्टेट होंगी जो कि काम करेंगी उसका कलर रिप्रेजेंट करने का। तो यहाँ पर मैंने ब्लू से दिखाया, आप कोई भी कलर डाल सकते हो, प्रोजेक्ट में तो ब्लैक पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, देखो नोट स्टेट डॉट रेडी होगा तब हम ब्लू कलर से उसको दिखा देंगे, और जब डॉट टैप्ड होगा यानी कि हमने उस पर टैप कर दिया, तब हम उसे ग्रे कर देंगे या ट्रांसपेरेंट कर देंगे। और नोट स्टेट डॉट मिस्ड होगा तब हम उसे रेड कर देंगे, यानी कि ये आपका फाउल हो गया, ये आपसे मिस हो गया। तो इस तरह से हमारा बनेगा टाइल। अभी टाइल बना नहीं है, टाइल तो सिंपली एक कंटेनर ही है जिसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिस पर वो डिपेंड कर रहा है। तो वो डिपेंड कर रहा है नोट पर। तो यहाँ पर ये नोट्स कंस्ट्रक्टर हमारा बहुत काम देने वाला है। अब देखो क्या किया, जब ये कंस्ट्रक्टर को हमने कॉल किया है ना, तो यहाँ पर हमने ऑर्डर नंबर तो दिया है और लाइन भी दी है, लेकिन ये जो है नोट स्टेट डॉट रेडी डिफ़ॉल्ट ही रख दी है, यानी कि नोट की जो स्टेट होगी जब वो बिल्ड होगा तो उसकी स्टेट रेडी ही होगी, उसे हम बाद में चेंज करेंगे। लेकिन जब नया कोई भी टाइल बिल्ड होगा तो उसमें जो नोट की स्टेट होगी वो रेडी ही होगी। चलो इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब हम इस टाइल को बनाते हैं। अभी तक तो कैसे काम कर रहा वो समझ लिया था, अब हम इसे बनाते हैं। तो बनाने के लिए ये कोड है हमारे पास। अब इसको अगर हम देखें तो ये भी तो यार कंटेनर ही है, ये ब्लू कलर का कंटेनर है, ये रेड कलर का कंटेनर और ये ग्रे कलर का कंटेनर है ना, इतना ही तो है। तो नोट स्टेट डॉट रेडी होगी तो ब्लू कलर का कंटेनर होगा, और मिस्ड होगी तो रेड कलर का कंटेनर होगा, और टैब्ड होगी तो ये ग्रे कलर का कंटेनर होगा। तो यार हमें इसे बनाना कैसे पड़ेगा, चलो एकदम अंदर से शुरू करते हैं और फिर आपको बाहर की तरफ लेकर के जाते हैं। तो ये सारा काम हो रहा है यहाँ पर कंटेनर से। तो देखो कंटेनर में हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, कलर लिया हुआ है। तो कंटेनर में प्रॉपर्टी होती कलर की, तो कलर हमने डिफाइन किया क्या, एक गेटर फंक्शन अलग से बना दिया यहाँ पर कलर के नाम का। तो कलर गेट कलर, ये क्या करेगा, ये जो गेटर फंक्शन होता है कुछ भी नहीं करता, सिर्फ रिटर्न करता है कुछ ना कुछ वैल्यू। तो यहाँ पर ये क्या रिटर्न करेगा, हमने इसके अंदर एक स्विच केस लगाया, स्विच केस में हमने स्टेट दे दी, यानी कि कोई नोट होगा, करंट नोट जो भी होगा उसकी हम स्टेट यहाँ पर पास करेंगे। अब स्विच केस क्या देखेगा कि भाई जो नोट स्टेट है वो अगर रेडी है, उसकी जो स्टेट है वो नोट स्टेट डॉट रेडी है, तो हम रिटर्न करेंगे ब्लैक, यानी कि जो कलर होगा वो ब्लैक होगा। यहाँ पर ब्लैक कोई मैंने ब्लू से दिखा दिया है, तो जो उसका कलर रिटर्न करेगा वो ब्लैक रिटर्न करेगा। और जब टैप्ड होगा, यहाँ पर दिया हुआ है, जब ये टैप्ड होगा तो ये वाइट को रिप्रेजेंट करेगा, और जब ये मिस्ड होगा तो ये रेड को रिटर्न कर देगा वहाँ पर। और डिफ़ॉल्ट केस एक हमें देना होता है, वैसे हमें कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन हमने डिफ़ॉल्ट फिर भी दे दिया कि वो जो कलर होगा वो ब्लैक होगा। ठीक है, तो इस कंटेनर का कलर होगा, कलर डिपेंड करेगा उसकी स्टेट के हिसाब से, तो उस कंटेनर का कलर ये होगा। अभी हमें ये बात नहीं समझ में आई कि स्टेट ये आएगी कहाँ से, तो स्टेट को हम कहीं ना कहीं से लेंगे, ठीक है। लेकिन अभी हम देख लेते हैं कि हम इसमें टैब को हैंडल कैसे करेंगे। तो भाई कंटेनर तो कोई टैब को हैंडल करता नहीं है, तो कंटेनर को हमें रैप करना पड़ेगा एक गेस्चर डिटेक्टर के अंदर। पर यार कंटेनर का तो कोई साइज़ दिया नहीं है, अब कंटेनर का कोई साइज़ नहीं है,
वो भी चिल्ड्रन है गेस्चर डिटेक्टर का, तो गेस्चर डिटेक्टर पूरी स्क्रीन पर आएगा, अंदर एक चाइल्ड होगा कंटेनर, तो उसकी भी कोई साइज़ नहीं दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, एक साइज्ड बॉक्स बनाएंगे। साइज्ड बॉक्स में हम क्या देंगे, हाइट देंगे उसकी और हम देंगे विड्थ। तो ये फिक्स हो जाएगा कि गेस्चर डिटेक्टर को उतने के अंदर ही रहना, उसी बॉक्स के अंदर, और उसके अंदर वो सारा कलर रहना, यानी कि वो कंटेनर रहना है। जब नया टाइल हम बनाएंगे तो हम उसकी हाइट भी बताएंगे कि इतनी हाइट का टाइल बनाना है, उसकी हम स्टेट भी बताएंगे कि इस स्टेट का टाइल आपको बनाना है, ठीक है। और उसके अंदर जो गेस्चर लगेगा उसमें ऑन टैब में क्या करना है वो भी हम बताएंगे, ठीक है। फिर हमारे पास नोट बन गया, हमारे पास टाइल बन गया। अब हमें किस चीज़ की ज़रूरत है, तो हमें ज़रूरत है एक सॉन्ग की। सॉन्ग के अकॉर्डिंग, बीट्स के अकॉर्डिंग वो टाइल अपनी अपनी प्लेस पर आए हमारे पास और हम उसको टैप कर पाएँ। तो उस सॉन्ग को बनाने के लिए हम कुछ इस तरह से बनाएंगे। देखो हमने डिवाइड कर लिया है, ये जो लाइन है ये लाइन 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 लाइन्स होंगी हमारे पास और 4 टाइल एक साथ हमारे स्क्रीन पर दिखेंगे। तो इस वाले को देख करके हम बता सकते हैं कि इसका ऑर्डर नंबर 0 है और लाइन नंबर भी 0 है। तो उसके नोट में जो प्रॉपर्टी होगी वो होगी 0,0। तो ये वाला जो टाइल बना होगा वो नोट 0,0 से बना होगा, और ये वाला जो टाइल बना होगा, ये जो यहाँ पर है, ये बना होगा लाइन 1 और ऑर्डर नंबर 1, यानी कि ये बना होगा नोट 1,1 से, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये नोट 1,1 वाला बना है। इसको जब आप करके देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा, इसलिए एटलीस्ट एक बार इसको बनाने की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, क्योंकि ये सिर्फ इसी प्रोजेक्ट तक लिमिटेड नहीं है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमें हमेशा हेल्प करने वाली हैं अगर हम इस तरह की कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं कंस्ट्रक्टर्स एंड ऑब्जेक्ट्स को लेकर के, तो हमें इस तरह की चीज़ों की आदत डाल लेनी चाहिए। अब देखो एक सिनेरियो कंसीडर करो, मान लो कि ये चारों के चारों टाइल सबसे आखिरी के टाइल हैं और ये बिल्कुल नीचे आ गए हैं, है ना। तो जब ये बिल्कुल नीचे आ जाएंगे और ऊपर कोई भी टाइल नहीं होगा तो हमारा प्रोग्राम वहीं पर क्रैश हो जाएगा। उसको प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि पीछे कुछ टाइल रखने पड़ेंगे हमको, जो कि इसमें हमको बिल्कुल भी दिखे नहीं। तो 40 टाइल तो हमारे इस तरह के होंगे, काम करेंगे, और बाकी के टाइल में हम क्या देंगे 40, 41, 42, 43। तो ये लास्ट के 4 टाइल हमने दिए हुए हैं और ये -1, -1, -1, -1। तो जो देखो सेकंड प्रॉपर्टी हमारी थी उसको हमने -1 कर दिया। अब सेकंड प्रॉपर्टी क्या थी हमारी, लाइन थी। तो लाइन जो है 0 में नहीं आएगा, 1 में नहीं आएगा, 2 में नहीं आएगा, 3 में नहीं आएगा, तो वो आएगा -1 में। अब क्योंकि -1 कोई है नहीं तो वो हमें दिखेगा भी नहीं। अब चलो इस तरह से अगर हमने बना लिया है, पूरा एक म्यूज़िक है हमारे पास, तो अब हम आगे कैसे प्रोसेस करेंगे। तो आगे हमें एक चीज़ का ध्यान देना पड़ेगा। जब देखो हमने वो चीज़ बनाई थी, जब हमने फ्रंट वाला अपना लेआउट बनाया था, तो हमने यहाँ पर फंक्शन बनाए थे ड्रॉ लाइन 0, ड्रॉ लाइन 1, ड्रॉ लाइन 2, ड्रॉ लाइन 3। तो यानी कि 0 वाली लाइन हमें अलग से बनानी पड़ेगी, 1 वाली अलग से, 2 वाली अलग से और 3 वाली अलग से, जो कि फैक्ट है, हमें इसी तरह से करना पड़ेगा। अब जब यहाँ पर हमने पूरा एक ही साथ बना लिया है, सारी बिल्कुल एक ही लिस्ट बनी हुई है हमारे पास, उससे हम कैसे अलग अलग करेंगे सारी लाइंस को। तो उसके लिए हम अगली स्लाइड पर आते हैं। यहाँ पर देखो कुछ ऐसे हमने सारे के सारे बनाए होंगे जिसमें सारी लाइंस मिक्स हैं, ऐसा कुछ होगा हमारा UI, और इस तरह से सारी लाइंस यहाँ पर हमारे पास मिक्स होंगी। तो नोट कंस्ट्रक्टर के अंदर ये जो सेकंड प्रॉपर्टी है ये है लाइन नंबर। तो इसमें जहाँ जहाँ 0 होगा, पूरी लिस्ट में से जहाँ जहाँ हमारे पास 0 होगा वो सारे 0 वाली लाइन में जाएंगे, और पूरी लिस्ट में जहाँ जहाँ हमारे पास 1 होगा वो सारे 1 वाली लाइन में जाएंगे, और पूरी लिस्ट में जहाँ जहाँ हमारे पास 2 होगा वो सारे 2 वाली लाइन में जाएंगे। इसी तरह से 3 वाली लाइन। तो 0 वाले सारे एक तरह से 0 वाली लाइन में दिखेंगे, 1 वाले सारे एक तरह से 1 वाली लाइन में दिखेंगे, 2 वाले सारे एक तरह से 2 वाली लाइन में दिखेंगे, और 3 वाले सारे एक तरह से 3 वाली लाइन में दिखेंगे। इतना काम हो गया। यानी कि एक लिस्ट है, उसको हम सॉर्ट कर सकते हैं कि जहाँ पे इंडेक्स ये होगा वो वाले एक लिस्ट में और ये वाले एक लिस्ट में, इस तरह से हम करेंगे। वो भी अभी कैसे करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं। अब देखो हमें ये चीज़ नहीं चाहिए थी, ये जो हमें बन के आएगा ये चीज़ नहीं चाहिए थी, क्योंकि पहले 0 नंबर वाला यहाँ पर आ जाएगा, उसके बाद 5 ऑर्डर नंबर वाला उसके जस्ट ऊपर आ जाएगा क्योंकि बीच में कोई है ही नहीं। अब उसके बाद 11 इंडेक्स नंबर वाला उसके जस्ट ऊपर आ जाएगा, और 17 इंडेक्स या ऑर्डर नंबर वाला वो उसके भी ऊपर आ जाएगा। लेकिन हमें ये नहीं चाहिए था, हमें चाहिए था कि अगर 0 वाला इसमें है और 1 वाला किसी और लाइन में है तो इस लाइन में कुछ भी ना हो, यानी कि 0 इसमें होगा, 1 इसमें होगा, तो ये पूरी लाइन खाली होगी।
तो ये पूरी रो खाली होगी, सिर्फ उसी लाइन में एलिमेंट होगा जहाँ पर उसका इंडेक्स है। तो इसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबको अरेंज करना पड़ेगा। उसके लिए हमें यूज़ करने वाले ऑफसेट। अब देखो जो ड्रॉ लाइन फंक्शन हमने बनाया था उसको हम यहाँ पर इस तरह से कॉल करेंगे। हम बोलेंगे ड्रॉ लाइन और लाइन नंबर हम अंदर दे देंगे, यहाँ 0 1 2 3 कुछ भी देंगे। तो अंदर से हम क्या रिटर्न करेंगे, एक्सपेंडेड विजेट। एक्सपेंडेड भाई लाइन के बाहर थोड़ी ना चला जाएगा, लेकिन उस लाइन तक इधर से उधर तक पूरा स्पेस लेने के लिए हम उसे एक्सपेंडेड विजेट के अंदर रैप करके देंगे। के अंदर हम एक लाइन डालेंगे। अब ये लाइन कहाँ से आएगी, लाइन हमें अभी बनानी पड़ेगी, लाइन नहीं बनी हुई है लेकिन हम एक लाइन देंगे। तो लाइन में हम क्या करेंगे, लाइन नंबर देंगे भाई कि किस लाइन के लिए बन रहा है, और करंट नोट्स देंगे। तो ये नोट्स डॉट सब लिस्ट करके, सब लिस्ट का मतलब है कुछ इंडेक्स से इंडेक्स तक के एलिमेंट एक लिस्ट के अंदर से उठाने के लिए हम सब लिस्ट का यूज़ करते हैं। तो नोट्स एक कंप्लीट लिस्ट थी जिसको हमने बनाया था पीछे, जिसमें सारी ही लाइंस के नोट रखे हुए थे। तो एक लिस्ट का नाम है नोट्स, उससे एक सब लिस्ट उठाएंगे हम, कुछ इंडेक्स की 5 एलिमेंट उठाएंगे। वो 5 एलिमेंट हमारे अभी जो इंडेक्स चल रहा होगा और उससे आगे आने वाले 5 इंडेक्स तक के एलिमेंट होंगे, उसे हम पास कर देंगे लाइन के अंदर। ऑन टैप एक वॉइड कॉलबैक फंक्शन होगा जो मेन स्क्रीन की चीज़ों को यूज़ कर रहा होगा, लेकिन हमें वो टैप लगाना कहीं अंदर पड़ेगा, एक टाइल के अंदर। तो मेन स्क्रीन से टाइल तक जाने के लिए हमें हर जगह पर ऑन टैप को पास करते हुए जाना पड़ेगा, इसलिए हमने यहाँ पर ऑन टैप को भी पास किया हुआ है। अभी हम इसे कोड में भी देखेंगे तब ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब ये जो लाइन वाला मेथड होगा ना, इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले तो लिस्ट बनाएंगे एक पर्टिकुलर लाइन की। तो जैसे हमने यहाँ पर 0 दे करके पास किया है, तो 0 वाली लाइन के लिए एक लिस्ट बनाएंगे। तो करंट नोट्स डॉट वेयर, जहाँ पर जो नोट होगा, यानी कि हर एक नोट को उठाएंगे। अगर 5 एलिमेंट पास किए तो 5 में से इंडेक्स 0 वाला, इंडेक्स 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला, तो इस तरह से एक एक करके नोट को उठाएंगे और उसमें हम चेक करेंगे क्या जो उस नोट की लाइन है वो हमारे लाइन नंबर से मैच कर रही है। यानी कि हमने अगर 0 दे करके पास किया है तो हम लिस्ट के हर एलिमेंट को चेक करेंगे कि 0 वाले कौन से हैं। जो 0 वाले होंगे उसे हम डॉट टू लिस्ट, एक लिस्ट में ऐड करते जाएंगे। वो लिस्ट में जब हम ऐड कर देंगे और सारे एलिमेंट यहाँ पर ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पर्टिकुलर लाइन वाली लिस्ट में वो सारे एलिमेंट स्टोर हो जाएंगे। इस तरह से हमें एक लिस्ट बन करके मिल जाएगी जो सिर्फ उसी लाइन के लिए बनी होगी, जिसमें सारे एलिमेंट उसी लाइन के होंगे। और अब काम आता है मैप का। तो देखो जब हमने एक एक लाइन की लिस्ट बना ली तो हमने कुछ इस तरह से बना ली कि 0 वाले में सारे 0 वाले होंगे, 1 वाले में सारे 1 वाले होंगे, 2 में सारे 2 वाले होंगे। वो लिस्ट तो हमें बन गई है, लेकिन अब हमको इस तरह से अरेंज करना, एक के ऊपर एक नहीं रखने, सबको अपनी अपनी पोजीशन असाइन करनी है। तो उसके लिए हमें ऑफसेट देना पड़ेगा। वो हम कैसे देंगे देख लो। पर्टिकुलर लाइन, यानी कि जो अभी लिस्ट हमने बनाई थी, लिस्ट डॉट मैप, उसको हम मैप करेंगे। देखो मैप का मतलब यहाँ पर ये की वैल्यू पेयर नहीं है। मैप का मतलब है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको हम किसी दूसरी तरह से रैप करके रिटर्न कर रहे हैं ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो लाइन था, पर्टिकुलर लाइन लिस्ट थी, उसका एक एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट में कुछ हम करेंगे। नोट का हम क्या करेंगे, इंडेक्स निकालेंगे। करंट नोट्स डॉट इंडेक्स ऑफ नोट, तो ये लिस्ट का फंक्शन होता है डॉट इंडेक्स ऑफ। तो उस लिस्ट के अंदर जिस इंडेक्स पे वो एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उसका हमको इंडेक्स मिल जाएगा। मान लो 2 3 4 10 20 कुछ भी मिलेगा, तो वहाँ पर हमें इंडेक्स मिल जाएगा और ऑफसेट हम उसके थ्रू निकाल लेंगे। ऑफसेट का ये वाला फॉर्मूला है 3 माइनस इंडेक्स इंटू टाइल हाइट। तो ये फॉर्मूला क्या आया, कोई बना हुआ फॉर्मूला था क्या? नहीं, यहाँ पर ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। क्यों बनाया है इस फॉर्मूले को? तो देखो एक साथ हमारी स्क्रीन पर 4 एलिमेंट रहेंगे। तो अब अगर हम स्क्रीन की बात करें तो यहाँ पर ये मान लो ऑरेंज वाली हमारी स्क्रीन है, तो जो सबसे ऊपर का पॉइंट होगा वो होगा 0,0। ऑफसेट के अंदर x, y होता है, तो जो सबसे कॉर्नर का पॉइंट होगा वो होगा 0,0। और इसी तरह से जो सबसे लास्ट का पॉइंट होगा इस जगह का ऑरेंज वाली फील्ड में, तो ये होगा 100,100। तो स्टार्ट होगा 0,0 से और यहाँ पर होगा 100,100। इसी तरह से हम कोई माइनस ऑफसेट उसे दे देंगे तो वो स्क्रीन के बाहर चला जाएगा एलिमेंट, वो हमें दिखेगा नहीं। और यही काम हमें करना है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 3 माइनस इंडेक्स इंटू टाइल हाइट। तो यार हर टाइल की कुछ ना कुछ हाइट होगी, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 4 ही रखने हमको एलिमेंट। तो मीडिया क्वेरी के थ्रू हमने फुल स्क्रीन की हाइट निकाल ली है और डिवाइड बाई 4 कर देंगे।
तो अगर हम इन चारों को एक साथ रखेंगे तो पूरी हाइट पूरी हो जाएगी, यानी कि टोटल हाइट बाई 4 एक टाइल की हाइट होगी। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, 3 माइनस इंडेक्स, इंडेक्स मान लो अगर 0 होगा तो यहाँ पर 3 इंटू टाइल हाइट, तो टाइल की 3 हाइट जितना ये यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो ऊपर से 0,0 से यहाँ पर नीचे ये शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस में करेंगे तो इधर को बढ़ेगा ये, और वाई एक्सिस में करेंगे तो ये नीचे को बढ़ेगा, ठीक है। तो 3 इंटू टाइल हाइट, तो 1 टाइल 2 टाइल और 3 टाइल, तो यहाँ पर अलाइन हो जाएगा हमारा एलिमेंट जिसका इंडेक्स 0 होगा, तो सबसे बॉटम वाली रो में वो अलाइन हो जाएगा। इसी तरह से हम करेंगे तो जब हमारे इंडेक्स ज़्यादा आने लगेंगे तो वो स्क्रीन के बाहर भी जाने लगेंगे। वो एलिमेंट जब स्क्रीन के बाहर जाने लगेंगे तो जब हम उसकी वैल्यू कम करने लगेंगे तो वो अपने आप हमको नीचे आते हुए दिखेंगे, और यही काम हम एनिमेशन से करेंगे। तो अभी हमने एनिमेशन लगाया नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ इन्हें अपनी अपनी पोजीशन पर अलाइन कर दे रहे हैं, हम उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हैं। अभी ये बिल्कुल भी मूव नहीं करेंगे, हम सिर्फ इन्हें असाइन कर देना है कि भाई तुम वहाँ बैठो, तुम वहाँ बैठो, तुम वहाँ बैठो, तुम वहाँ बैठो, इस तरह से। तो हमने इंडेक्स निकाल लिया, हमने ऑफसेट निकाल लिया कि ये कितना नीचे रहना है किसको और कितना किसको ऊपर रहना है। तो इंडेक्स और ऑफसेट निकालने के बाद अब हम यूज़ करेंगे विजेट ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट। किसी भी विजेट की साइज़ चेंज करने के लिए, उसकी पोजीशन चेंज करने के लिए, उसका शेप चेंज करने के लिए ट्रांसफॉर्म का यूज़ करते हैं हम, और ट्रांसफॉर्म डॉट ट्रांसलेट का यूज़ करते हैं जब हमें उसकी पोजीशन को चेंज करना होता है। इसमें हमें सिंपली एक ऑफसेट देना होता है। ऑफसेट के अंदर वैल्यू होती है x, y। तो x में हमें कितना चेंज करना, भाई x हमें चेंज नहीं करना, x जो है उसे वही रहने दो, हमें y को शिफ्ट करना है, यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन। तो y में हम देंगे ऑफसेट की वैल्यू। ऑफसेट यहाँ हम कैलकुलेट ही कर चुके हैं हर नोट का, तो वो ऑफसेट यहाँ पर आ जाएगा। ये बात हो रही है अभी तक हर एक नोट की। तो एक नोट होगी, उसका इंडेक्स कैलकुलेट होगा, उसका ऑफसेट कैलकुलेट होगा, उसकी पोजीशन फिक्स कर देंगे, और ये सब करके उसे .to लिस्ट करके लिस्ट में ऐड कर देंगे। फिर रिपीट होगा, ये एक तरह का लूप है मैप। तो ये फिर रिपीट होगा, अगला एलिमेंट लेके आएगा, फिर उसका इंडेक्स कैलकुलेट होगा, ऑफसेट कैलकुलेट होगा, फिर उसे पोजीशन दी जाएगी, फिर उसे फिर लिस्ट में ऐड किया जाएगा। इस तरह से हर कॉल में 5 एलिमेंट हम देंगे तो 5 बार ये चीज़ चलेगी। अब जितनी चीज़ें हमने देखी है यहाँ पर, वो सारी अभी ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन एक बार हम उसे कोड में देख लेते हैं तो हमें सब बातें समझ में आ जाएंगी कि कैसे एक्चुअल काम हो रहा है। हमारे प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ इतनी ही फाइल है, लाइन डिवाइडर, लाइन, मेन, नोट, सॉन्ग प्रोवाइडर और टाइल, ठीक है। ये आपको उस आर्टिकल में भी मिल जाएगा सारी चीज़ समझने के लिए, और इस वीडियो में भी आपको मैंने समझा दिया। तो जब भी आप कोई भी फ्लटर के प्रोजेक्ट को क्लोन करोगे तो उसमें आपको क्या करना होता है, देखो एनिमेशन में ज़्यादातर ये चीज़ होती है कि जो वी सिंक होता है उसमें एरर बताने लगता है, मैंने जो फेस किया है। तो अच्छी हैबिट ये है कि आप उसको एक बार काम में ले लो। अभी मैं प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी के बाहर हूँ, तो मैं CD करके टैब दबाऊँगा, उस प्रोजेक्ट के अंदर आ जाऊँगा, पियानो गेम नाम है। अब यहाँ पर मुझे 2 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं। एक तो हो गया फ्लटर क्लीन, तो फ्लटर क्लीन लिख के एंटर मारेंगे, और ये क्या होगा, जो भी कैश डेटा बनाता है उसे वो क्लियर कर देगा। तो ये कुछ फाइल्स यहाँ पर डिलीट हुई है, ये हमारे यूज़ की नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं। और जो दूसरा कमांड है वो है फ्लटर पब गेट। तो फ्लटर पब गेट हमें करना है, और हम यहाँ पर एंटर मार देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो लाइब्रेरीज, पैकेजेस, जो भी चीज़ें होती हैं वो अपना गेट कर लेगा। अब इसके बाद ये प्रोजेक्ट कैसा भी हो, चलने के लिए हमारे पास रेडी हो जाएगा। अगर आपको ये चीज़ एक बार में समझ में नहीं आई है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये चीज़ें एक बार में जल्दी समझ में नहीं आती हैं और ये कॉमन चीज़ है। तो आप वीडियो को एक बार और देख सकते हो अगर चीज़ नहीं समझ में आई, या फिर आप वो वाले रिसोर्स को भी फॉलो कर सकते हो जो मीडियम पर आर्टिकल मैंने आपको दिखाया था। आप उस चीज़ को देखो, इस चीज़ को देखो, और उसके बाद कंक्लूजन निकालो। एक बार आप खुद से करके ट्राई करना, आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अगर कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में इस चीज़ को लिख सकते हो, उसको मैं रिस्पॉन्स कर दूंगा और नेक्स्ट वीडियो में डील कर दूंगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं सीधे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।